हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं यूपी पीएससी 2020 का जो सीरीज पहले चल रहा था। तो उसी का सीरीज 2020 प्रीवियस ईयर पेपर का प्रीलिम्स का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम पहला जो क्वेश्चन है इसका तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ईयर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो लॉन्च किया था वो कौन से ईयर में लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए है 2018 2018, ऑप्शन बी है आपका 2017 एंड ऑप्शन सी है आपका 2020 एंड ऑप्शन डी है आपका 2019। तो हेयर आंसर इज 2019, यानी कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था 2019 में। और ये किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। ठीक है, इसमें जो मेन फोकस क्या था हमारा कि रिड्यूस करना था क्या, PM 2.5। PM का मतलब यहाँ पर क्या है, पार्टिकुलेट मैटर जो 2 पॉइंट के साइज के होते हैं उनको रिड्यूस करने का टारगेट है किया गया था। और एक भी इसमें एम, इसका टारगेट कितना है अभी कब तक का है, तो इसको टारगेट किया गया है कि 2024 तक 2024 तक जो भी 2017 के लेवल का था उसको 20 से 30% PM 2.5 को क्या करना है, रिड्यूस करना है। टारगेट क्या है 2024 तक 20 से 30% मतलब क्या करना है, PM 2.5 को क्या करना है, रिमूव करना है, यानी कि रिड्यूस करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैव बीन कॉल्ड एज श्री पार्वती है, यानी कि इन द पुराण, यानी कि पुराण में कौन से डायनेस्टी के रूलर्स को कहा गया है कि ये श्री पार्वती नाम से संबोधित किया गया है उनको। तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए है वाकाटाकाडा डायनेस्टी, ऑप्शन बी है इक्ष्वाकु डायनेस्टी एंड ऑप्शन सी है आपका शक डायनेस्टी एंड ऑप्शन डी है खारवेला डायनेस्टी। तो हेयर आंसर आपका, इसका आंसर क्या आपका ऑप्शन बी है, यानी इक्ष्वाक जो डायनेस्टी थी, इक्ष्वाक वंश था, उसके उसका जो संबोधन किया गया पुराणों में क्या नाम से किया गया है, श्री पार्वती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटीज रिकमेंडेड अ पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, यानी कि कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसने क्या किया था कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से कमेटीज़ के बारे में उन्होंने क्या किया था कि जिस कमेटी ने क्या कहा था, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेस पे पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाए। तो कौन सी ऐसी कमेटी थी? ऑप्शन आपका दिया है ए अलग अलग कमेटी, ऑप्शन बी है लकड़वाला कमेटी, ऑप्शन सी है तेंदुलकर कमेटी, ऑप्शन डी है रंगराजन कमेटी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और इसमें हम एक फैक्ट देख लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकल में भी एक आध सवाल जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था कि पंचायती राज की कमेटियां 4 दी गई थी, उनको पूछा गया था कौन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो अगर हो सकता है कभी ये भी आ सकते हैं, तो देख लेते हैं कौन सी कमेटी कब बनी थी आपकी। तो जो अलग कमेटी थी सबसे पहले बनी थी 1979 में बनी थी। फिर इसके बाद लकड़वाला कमेटी आपकी बनी थी कब, 1993 में बनी थी। फिर तेंदुलकर कमेटी जब बनी थी आपको 2009 में बनी थी। लास्ट बनी थी आपका रंगराजन कमेटी 2012 में। तो ये आपको देखना है, यानी अलग कमेटी ने क्या कहा था, न्यूट्रिशन बेस पर पॉवर्टी लाइन को डिसाइड किया था। फिर लकड़वाला जो कमेटी थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में के हिसाब से उन्होंने क्या करता, पॉवर्टी लाइन डिसाइड की थी। फिर तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया था कि इन जो ये पॉलिसी हम लोग अपना रहे थे पॉवर्टी लाइन डिसाइड करने की, उसमें क्या था कि इन्होंने इनको रिव्यू करने का काम दिया गया था। ठीक है, तो रिव्यू करने का काम कितना इनका था। फिर नेक्स्ट जो रंगराजन कमेटी थी, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में जो भी कमेटियां काम कर रही थी उनके बेसिस पे काम देखना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th, द ऑफिशियल एग्रोनोमाई ड्यूरिंग द मॉडर्न एज was related with which of the following field, यानी कि जो एग्रोनोमाई जो नाम के ऑफिशियल्स होते थे वो किस फील्ड से रिलेटेड होते थे, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है वेट एंड मेजरमेंट्स की तरफ से,
एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट की तरफ से, या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को, या फिर रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो यार ऑप्शन आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड को जो देखते थे जो ऑफिशियल, उनको बोला जाता था एग्रोनोमाई। ऐसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को देखते थे तो उनको क्या बोला जाता था, अमात्या बोला जाता था। ठीक है, तो ऐसे जो रेवेन्यू मैनेजमेंट को देखते थे उनको क्या बोला था, सन्निदाता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड इन द कैलकुलेट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यानी कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रिपोर्ट आती है यूएनडीपी की, उसको बनाने में यूज नहीं करता है। तो ऑप्शन आपका ए है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन बी है एजुकेशन, ऑप्शन सी है पर कैपिटा इनकम, एंड ऑप्शन डी है सोशल इनइक्वालिटी। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सोशल इनइक्वालिटी को काउंट नहीं किया जाता है इसमें। ये तीन जो इंडिकेटर हैं इनको यूज किया जाता है। अगर यूएनडीपी की एचडीआई की अगर हम बात करते हैं तो एचडीआई कौन जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यूएनडीपी, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिलीज करी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन है। एक साइड इसमें महाजनपदा की लिस्ट दी गई है और दूसरे साइड में कैपिटल्स दी गई हैं। तो आपने सुना होगा 16 महाजनपद के बारे में। कितने टोटल महाजनपद थे, जनपद 16। तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया है, मत्स्य जो महाजनपद था उसकी कैपिटल क्या थी, विराटनगर। ठीक है, कुरुओं की जो राजधानी कैपिटल क्या थी आपकी, इंद्रप्रस्थ। फिर सूरसेन कहाँ की सूरसेन जो था आपका महाजनपद, उसके डायनेस्टी का थी, कैपिटल क्या था, मथुरा। और जो अस्मक था उसका पोटन। अब देख रहे हैं कि मैच कर लीजिए, अंक आंसर कौन सा मिल रहा है, 3 4 1 2, यानी कि 3 4 1 2। तो ऑप्शन क्या आपका सी है। तो जो मत्स्य है आपका कहाँ पाया जाता है, ये राजस्थान में है आपका। फिर सूरसेन कहाँ पर है, ये सूरसेन आपका यूपी मथुरा में जो आपका पाया जाता हो गया। फिर जो ये अस्मक है ये सदर्न मोस्ट महाजनपद हुआ करता था, महाजनपद। ठीक है, और भी जैसे चंपा है, चंबा हुआ करता था, चंबा। ठीक है, ये जो भी आएंगे आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे जब हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7th है, द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वाज गिवन बाय। द आइडिया ऑफ कल्चरल पॉवर्टी वाज गिवन बाय, यानी कि जो कल्चरल पॉवर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, आइडिया किसने पहली बार इसको दिया था, ये उनका कहना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन आपका ए है ऑस्कर लुइस ने, ऑप्शन बी है गुन्नार मैरिडल ने, ऑप्शन बी है आशीष बोस, एंड ऑप्शन डी है अमर्त्य सेन। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी ऑस्कर लुइस ने जो कॉन्सेप्ट दिया था क्या, कल्चरल पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया, 2 असर्शन, एक असर्शन दिया है, रीजन दिया है। तो असर्शन देखते हैं, बी हैव मच इन्फॉर्मेशन अबाउट चोला देन दियर प्रीडेशर्स, यानी कि हमें चोला रूलर के बारे में ज़्यादा जानकारियां हैं, इन्फॉर्मेशन है, मच इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, जो कि उनके प्रीडेशर्स की नहीं है के कंपैरिजन में। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। फिर आगे बढ़ते हैं, रीजन क्या दिया है, द चोला रूलर अडॉप्टेड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग इंस्क्रिप्शंस written on the wall of the temples, giving a historical narrative of their victories। यानी कि उन्होंने कहा है कि चोला रूलर ने एक पॉलिसी प्रैक्टिस अपनाई दी थी क्या, कि जो इंस्क्रिप्शन है वो टेम्पल्स की वाल पे लिखते थे, जिससे हिस्टोरिकल विक्ट्री की जो नरेशन लिखते थे, इस वजह से हमके बारे में क्या कि जानकारी ज़्यादा मिलती है। तो यार ऑप्शन क्या है, रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और असर्शन जो रीजन जो है वो क्या एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन एज वेल आल्सो करेक्ट है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मिड 80s decades of 20th century, the negative aspect of development were discussed at large. Which one among the following is not such important? ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, ए डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, ऑप्शन बी है एनवायरमेंट पोल्यूशन, ऑप्शन सी है पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन डी है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मासेस। तो यार कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स पेंटिंग्स। यानी कि कौन सा पहला जो इंडियन आर्कोलॉजिस्ट था जिन्होंने भीमबेटका पेंटिंग्स में जाके विजिट किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दिया माधव स्वरूप वात्सा, ऑप्शन बी है HD संकालिया, ऑप्शन सी है VS वकंकर एंड ऑप्शन डी है VN मिश्रा। तो यार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी कि HD संकालिया जो है जिन्होंने पहली बार जब विजिट किया था कहाँ पर? भीमबेटका पेंटिंग्स केव में। तो भीमबेटका पेंटिंग अगर फैक्ट देखेंगे तो कहाँ पर है? ये MP में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सिटीज ऑफ यूपी, द नंबर ऑफ सिटी इन यूपी विच आर कवर्ड अंडर द स्मार्ट सिटीज़। यानी कि यूपी कौन सी जो भी कितनी ऐसी वो हैं सिटीज़ हैं जो क्या हैं कि स्मार्ट सिटी की जो स्कीम है उसके अंडर कवर्ड हैं। तो ये स्मार्ट सिटी स्कीम के अंदर यूपी कितने हैं इसकी सिटीज़? 10 सिटीज़ हैं। ठीक है, और जो स्मार्ट सिटी स्कीम है इसको किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने। और कितनी टोटल 100 स्मार्ट सिटी सेलेक्ट करी थी? 100 स्मार्ट सिटी सेलेक्ट करी थी। और 100th जो स्मार्ट सिटी कौन सी आपकी? शिलोंग हुआ करती है। कैपिटल किसकी है? ये मेघालय की कैपिटल है। ठीक, तो ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं हम 12th क्वेश्चन में। मैं एक तरफ दिया है मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। तो इसमें क्या दिया गया है कि हड़प्पन साइट्स दी गई एक साइड में और आपके राइट हैंड में दिया गया है यूटीज और स्टेट, मतलब कहाँ पर वो लाई करती हैं। ठीक है, तो पहला दिया गया है आपका बालू, दूसरा दिया गया है मांडा, फिर क्या दिया गया है? हुलास। तो जो बालू है आपकी कहाँ लाई करती है? हरियाणा में। ठीक है, फिर मांडा कहाँ पर आपका? जम्मू कश्मीर में। पाडरी कहाँ पर आपका? गुजरात में। और हुलास कहाँ पर? यूपी में। ठीक है, यानी कि ए का क्या है? 3, बी का क्या है? 2, 3 2 4 1, यानी कि 3 2 4 1। तो ऑप्शन क्या आपका? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट was started after submitting a report on the environment to the UN in 1987. That report was, यानी कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ UN में, तो 1987 में कौन सी रिपोर्ट थी जिसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट या डिस्कशन जो है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम में शुरू हुआ? तो उस रिपोर्ट का नाम आपको बताना है। तो पहला जो रिपोर्ट में ऑप्शन दिया आपका, ऑप्शन ए है फर्स्ट रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी है आवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन सी है आपका सेकेंड रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन डी है फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट। तो आपका जो रिपोर्ट का नाम क्या था? ऑप्शन बी है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या है और उस रिपोर्ट का नाम? आवर कॉमन फ्यूचर। जब ये रिपोर्ट के बाद ही क्या हुआ था, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो जब पहली बार सस्टेनेबल जिसका शब्द जो समझिए आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया था कहाँ पर? रोम ऑफ क्लब में आया था। वो भी इनडायरेक्टली आया था कब? 1972 में। फिर 1987 में जब आपकी ब्रेंडल्स रिपोर्ट आई थी, उन्होंने क्या दिया था? ये रिपोर्ट दी थी आपकी आवर कॉमन फ्यूचर, जो रिपोर्ट बनाई थी ब्रेंडल्स रिपोर्ट, वो आई थी। उसके बाद से फिर UN 1987 में ही क्या हुआ था? एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आपको याद होगा, किसके लिए?
ओजोन के प्रोटेक्शन के लिए, यानी O3 के प्रोटेक्शन के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए ये आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे चलते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, द सन टेम्पल ऑफ मुल्तान इज मेंशन्ड बाय द ह्वेनसांग अबू जायदीन अल मशूदी एंड अल बरूनी, यानी कि जो सन टेम्पल मुल्तान का जो सन टेम्पल है तो उसको किस किसने डिस्कस किया है, जो मेंशन किसको किसने किया, तो यानी ह्वेनसांग ने, अबूजुद्दीन, अबू जायदी और अल मसूदी एंड अल बरूनी, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है, द सिंबल द पिलग्रिमेज टू सांभापुर वाज एसोसिएटेड विद द सन वर्शिप, यानी कि जो पिलग्रिमेज था सांभापुर का जो किससे, सन टेम्पल की पूजा से जुड़ा हुआ एसोसिएटेड है। तो अब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन देखते हैं, पहले में क्या लिखा है, ओनली वन इज करेक्ट, ऑप्शन बी में ओनली टू इज करेक्ट, ऑप्शन सी में बोथ वन एंड टू आर करेक्ट एंड ऑप्शन डी नाइदर वन नॉर टू करेक्ट। तो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 15th, द अटल इनोवेशन मिशन इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाई, यानी कि जो अटल इनोवेशन मिशन है, जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप किया गया किसके द्वारा, ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ HR ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी कि नीति आयोग का जो इनिशिएटिव है क्या, अटल इनोवेशन मिशन। और अटल इनोवेशन के मिशन के ही अंदर सुना होगा आपने अटल टिंकरिंग लैब का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, या अटल टिंकरिंग लैब। अब ये देख लीजिए, ये HRD का जो नाम बदल गया, रीनेम कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम हो गया HRD का। फिर अगर नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखते हैं तो क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि जो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2017 या 18 में, कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, who of the following was sent as the representative of laborers by Indian government in Washington summit of ILO in the year 1919, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1919 में इंडियन जो लेबर थे, लेबर्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा किसको भेजा गया था। ऑप्शन ए है आपका VP बाडिया, ऑप्शन बी है NM जोशी, ऑप्शन सी है CF एंड्रयूज एंड ऑप्शन डी है जोसेफ बाप्टिस्टा। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, आपका बी ऑप्शन राइट है। ILO जो है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, जेनेवा में। तो ये कुछ फैक्ट हैं, आप याद रखिएगा इसके, इसीलिए इसका डिस्कशन जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17th क्वेश्चन, द बुक साइलेंट स्प्रिंग published in the year 1962 which set the tone for environmental movement in the world was written by, यानी कि जो बुक है साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश्ड हुई थी 1962 में, और जिसके द्वारा ही क्या हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ, उसने एक डायरेक्शन सेट की इन्वायरमेंटल मूवमेंट के लिए। तो उनके राइटर कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन एक ये है आपका कैरोलिन, ऑप्शन ए है कैरोलिन मर्चेंट, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है रैचल कार्सन, ऑप्शन डी है राजगोपालन। तो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी कि रैचल कार्सन ने बुक लिखी है कौन सी, साइलेंट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 1748 which of the following statement was correct, is R correct।
तो ऑप्शन दिया आपका फर्स्ट, द फर्स्ट कर्नाटिक वार वाज एंडेड, यानी एक्सला चैपल जब हुआ ट्रीटी उसके बाद से क्या हुआ, फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है एंड हो गया, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। और इंग्लिश गॉट द बैक द मद्रास, यानी इंग्लिश अंग्रेजों को यानी ब्रिटिशर्स को मद्रास भी वापस मिल गया था, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगर कर्नाटिक वार किनको बोला जाता है, तो ये बिटवीन किसके हुआ था, कर्नाटिक वार जो हुआ था बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, यानी ब्रिटिशर्स के बीच और फ्रांसीसियों के बीच जो वार हुए थे, तो 3 कर्नाटिक वार हुए थे टोटल, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो भी इसमें क्या दिया गया है, इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूडेड नहीं था। ठीक है, ऑप्शन ए दिया है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, तो ये तो डेफिनेटली था। इम्यूनाइजेशन, ये भी था, यानी वैक्सीनेशन करना। ऑप्शन सी है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये भी था आपका। एंड ऑप्शन डी क्या है, फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग नहीं थी। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया जो फर्स्ट कंट्री है हमारा जिसने फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किया, इंडिया जो फर्स्ट कंट्री हु अडॉप्टेड क्या, फैमिली प्लानिंग, कब लिया था, 1952 में। तो ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया एक पहली कंट्री है वर्ल्ड में जिसने फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया, और कब लिया था, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिया है मैच लिस्ट दिया गया 1 और लिस्ट 2 और उनका ईयर पूछा है। तो जैसे लिस्ट 1 में क्या दिया गया, इंडियन आर्म्स एक्ट, तो ये कब आया था, 1978 में आया था इंडियन आर्म्स एक्ट। फिर रॉयल टाइटल एक्ट कब आया था, 1976 में आया था। फिर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था, 1861 में आया था। फिर इंडियन डाइवोर्स एक्ट कब आया था, 1869, यानी इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, रॉयल टाइटल 1776, रॉयल टाइटल एक्ट 1876, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 और इंडियन डाइवोर्स एक्ट कब आया था, 1869। तो आप देख लीजिए, यानी फर्स्ट का 2 और सेकंड का 1, यानी कि 2 1 से कौन से स्टार्ट है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 21 पे, मैच लिस्ट इसमें भी दिया गया है, इंडस वैली साइट्स दी गई हैं और उनके नेचर ऑफ सेटलमेंट के बारे में बात की है, या ने कल्चर वहाँ पे कैसा था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, एक अर्बन सिविलाइजेशन हुआ करता था। लेटर वैदिक पीरियड में लोग क्या करते, लेटर वैदिक सोसाइटी कैसी थी, एग्रेरियन थी, यानी कि जो उस समय क्या थे, मोर रोग स्टेबिलिटी के साथ रहते थे। जो ऋग वैदिक सोसाइटी थे मोर पॉस्चरल लैंड में रहते थे, यानी कि घुमंतु लोग हुआ करते थे, तो उनके यहाँ पर एनिमल्स बहुत होते थे, तो इसलिए उनको बोला जाता पॉस्चरल। और मिडियल पीरियड के जो लोग हुआ सोसाइटी, तो उससे क्या थी, लैंड लॉर्डिज्म का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, यानी कि फर्स्ट का 4, यानी 4 3 1 2, तो ऑप्शन कौन सा आपको सही है, 4 3 1 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 21। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 22। हु हैड मर्ज द सिक्किम इन इंडिया, यानी कि किसने सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया था। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी है आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है आपका लॉर्ड ऑकलैंड। तो यार ऑप्शन कौन सा सही है आपका, लॉर्ड डलहौजी, यानी कि डलहौजी के टाइम पीरियड में जो है तो सिक्किम को इंडिया में मर्ज किया गया था। और इंडिया को फुल फ्लेज अगर स्टेट कब एक्वायर्ड, फुल फ्लेज्ड स्टेट बनाया गया था, कब बनाया गया था इंडिया का, ऑफ इंडिया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1975 में इंडिया को बनाया गया था। लेकिन 35th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसमें क्या एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया था 74 में,
फिर 36 स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1975 में, जिसमें फुल फ्लेज्ड स्टेट माना गया इस सिक्किम को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, इसमें क्या है, कानपुर एंड लखनऊ सिटीज ऑफ यूपी बिकेम द मिलियन सिटी एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया ऑफ इन द ईयर, यानी कि किस सेंसस के अकॉर्डिंग जो कानपुर है और लखनऊ जो सिटी है वो मिलियन पॉपुलेशन वाली सिटी बन गई थी। तो आपका आंसर है क्या, 1971 और 1981। ऑप्शन ए में क्या दिया, 1951 और 1961 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन बी है 1961 एंड 1971 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन सी है आपका 1971 एंड 1981 रिस्पेक्टिवली। ऑप्शन डी है आपका 1981 एंड 1991। तो हेयर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कि कानपुर 1971 में मिलियन प्लस पॉपुलेशन हो गया था और लखनऊ 10 ईयर बाद यानी कि 1981 में लखनऊ बिकम द 10 मिलियन सिटी मिलियन पॉपुलेशन सिटीज बन गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 है, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी कि कौन सा लीडर है जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेटेड नहीं किया था। तो ऑप्शन आपका दिया गया है MK गांधी, ऑप्शन बी दिया है सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी दिया है पंडित मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी दिया है राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको याद हो तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1930 में हुई थी पहली, फर्स्ट, सेकेंड कब हुई थी 1931 में, और थर्ड जो हुई थी कब 1932 में। ठीक है, तो 31 में कौन सी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे, यानी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, यानी INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन, गांधी जी गए थे। और इसी के टाइम पे क्या हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट आपको याद होगा, पैक्ट हुआ था 1931 में, 5 मार्च को इसको अप्रूव किया था कांग्रेस। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई। तो जजमानी सिस्टम पूछ रहे हैं लिस्ट 1 में, ए में कहाँ पर प्रैक्टिस हुआ करती थी, यानी कि जजमानी सिस्टम कहाँ था, नॉर्थ इंडिया में हुआ करता था। फिर 12 बलूते जो जजमानी सिस्टम टाइप का ही था, क्या हुआ, कहाँ पर होता था, महाराष्ट्र में। मिरासी जो आपका हुआ करता था वो कहाँ से बिलोंग करता है, तमिलनाडु से। और अडाडे जो कहाँ का है, आपका कर्नाटका का। यानी कि आप देख रहे होंगे ऑप्शन कौन सा पहले का ये है, यानी कि 1 3 4 एंड 2, 1 3 1 3 4 2, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26, इसमें भी दिया गया मैच लिस्ट 1 बुक्स लेफ्ट साइड दी गई, उनके राइटर्स दिए गए हैं। तो पहला जो बुक्स कौन है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, किसने लिखी थी आपकी, लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन जो आपको बी में क्या लिखा हुआ है आपका, बी बुक सेकंड नंबर बुक है क्या, गीता रहस्य, किसने लिखी है आपकी, बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी ये बुक। फिर नेक्स्ट बुक कौन सी है, अ नेशन इन मेकिंग, किसने लिखी थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। और जो नेक्स्ट बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखी है आपकी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो आप देख रहे हो कौन से ऑप्शन आ जाएगा आपका, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन का किसने दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है ए रॉबर्ट ई पार्क, ऑप्शन बी दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी दिया गया है लुइस वर्थ, ऑप्शन डी किया है ड्यूमोंट, लुइस ड्यूमोंट। तो ऑप्शन आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि मार्जिनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल मैन का कॉन्सेप्ट किया जिसने दिया, रॉबर्ट ई पार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगढ़ 1755, यानी कि 1755 में डिंडीगढ़ में जो मॉडर्न वेपनशाला थी उसको किसने बनाया था। तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए है नंजराज, ऑप्शन बी है हैदर अली, ऑप्शन सी है देवराज, ऑप्शन डी है चिक्का कृष्णराज। तो यार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। हैदर अली
कहाँ के राजा बने थे आपके? ये मैसूर के। तो आपको याद होगा इंडियन एंग्लो मैसूर वार हुए थे। कितने हुए हैं? 4 एंग्लो मैसूर वार हुए हैं, वो हम लोग फिर देखेंगे, आपके हिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन? यानी कि जो वाइल्ड लाइफ के एक्सटिंक्शन के लिए जो मेजर कॉज नहीं है वो क्या है आपका? लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ऑप्शन बी टू टेक द फायर इन द फॉरेस्ट, टू मेक फायर इन द फॉरेस्ट, ये भी नहीं है। फिर ऑप्शन सी है आपका इलीगल कमर्शियल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ये भी है। एंड फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर फॉर। यानी कि जो तेजी से जिस तरह से पॉपुलेशन ग्रो हो रही है वो उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो मेजर काज हो फॉर वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। इसमें क्या दिया? असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने डिफरेंट टाइप के लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यानी कि ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। फिर इट लिड टू क्रिएट द डिफरेंट क्लास इन द इंडियन पीजेंट्री, यानी कि ये भी सही है। यानी कि इसने क्या, बहुत से लॉयल जो क्लास बोला जाता था और ब्रिटिशर्स के लिए उन्होंने अपना क्रिएट किया, यानी कि बोथ आर द करेक्ट है। any assertion, both assertion and reason are correct, and reason is also explanation of assertion। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। इन अगस्त 2020 रेलवे म्यूजियम इन इंडिया वाज डेडिकेटेड टू द नेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, यानी कि जो इंडियन रेलवे म्यूजियम था, रेलवे का इंडियन म्यूजियम बना था, रेलवे म्यूजियम 2020 अगस्त में, वो कहाँ पर बना था? ऑप्शन आपका दिया है हुबली, ऑप्शन सी दिया है मैसूर, ऑप्शन सी दिया है सिलवासा, एंड ऑप्शन डी दिया है चितरंजन। हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। हुबली में जो रेलवे म्यूजियम बनाया गया, तो हुबली कहाँ पर है आपका? ये कर्नाटका। मैसूर कहाँ पर है आपका? ये तमिलनाडु में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलवासा तो आपने सुना ही, यूनियन टेरिटरी है। अब सिलवासा और दमन दीव एक साथ मर्ज कर दी गई। तो आगे बढ़ते हैं 32 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें कहा गया है कि बुक्स दी गई हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जो पहले की बुक्स क्या लिखी हुई है आपकी? पृथ्वी राज रासो की अगर बात करते हैं हम, तो कब लिखी गई? 1177 से लेकर 92 के बीच में लिखी गई। पृथ्वीराज रासो के कौन से राइटर हैं? चंद्रप्रदाई। किताबुल हिंद जो बुक है आपने किसने कब लिखी है? 1030 में के आसपास लिखी गई है। किसने लिखी है आपकी? अलबरूनी का नाम आपने सुना होगा, तो अलबरूनी जी ने लिखी है। फिर नेक्स्ट बुक है आपका फतवा ए जहांदरी, तो किसने लिखी है? जिहाउद्दीन बर्नी ने लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ताबकात नासिरी, जो बुक लिखी है मिनहाज उन सिराज ने, ये कब लिखी गई है? 1260 के आसपास लिखी गई है, ठीक है। तो अब इनको आप फिर से आप तीनों को अरेंज करके देखिए, तो आपका ऑटोमेटिकल आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? यानी कि पहले कौन सी बुक लिखी गई? 3। फिर बुक कौन सी लिखी गई? सेकेंड नंबर की। फिर बुक 4th नंबर की, और उसके बाद लास्ट में फतवा है जहांदरी बुक लिखी गई। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। यानी 33 क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च द मार्स मिशन इन जुलाई 2020, यानी कि कौन सा पहला ऐसा अरब देश बना है जिसने जुलाई 2020 में मार्स मिशन को लॉन्च किया था? ऑप्शन आपका दिया है ए सऊदी अरबिया, ऑप्शन बी है कुवैत, ऑप्शन सी है यूएई, ऑप्शन डी है कतर। तो यार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि यूएई ऐसा पहला गल्फ कंट्री था जिसने मार्स मिशन लॉन्च किया, जिसका नाम क्या था मिशन का? होप मिशन। क्या नाम था इस मिशन का? होप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ गोलकुंडा व्हेन औरंगजेब सीज्ड द फोर्ट ऑफ गोलकुंडा इन 1637, यानी कि गोलकुंडा का राजा कौन था जब औरंगजेब ने जो गोलकुंडा फोर्ट है उसको सीज किया था? कब? 1687 में। ऑप्शन आपका दिया है अब्दुल हसन कुतुब शाह, अब्दुल हसन कुतुब शाह था। ऑप्शन बी है सिकंदर आदिल शाह, ऑप्शन सी है अली आदिल शाह सेकंड, एंड ऑप्शन डी है शास्ता खान। हेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि अब्दुल हसन कुतुब शाह जो उस समय रूलर थे, उस समय जिस समय औरंगजेब ने
गोलकुंडा फोर्ट को कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज बैंड फ्री इंटरनेट फॉर सर्विस सोशल मीडिया इन जुलाई 2020? यानी कि जुलाई 2020 में कौन सी कंट्री, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, पड़ोसी देश है जिसने सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट को बैन कर दिया गया था? तो ऑप्शन आपका दिया है नेपाल, ऑप्शन बी है आपका भूटान, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है आपका बांग्लादेश। तो यानी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बी, ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश जो था उसने क्या किया था, सोशल मीडिया के लिए फ्री इंटरनेट बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? यानी कौन सा सही है? और तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 क्या दिया आपका, अकबर ट्राई टू फिक्स द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि ये सही है। यानी कि अकबर ने कोशिश की थी कि जो बॉय और लड़के और लड़कियों की जो शादी की एज हो मैरिज की वो फिक्स की जा सके, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, अकबर गेव फ्रीडम टू द गर्ल्स टू मैरी एट देयर ओन विल एंड नॉट अंडर द पेरेंटल प्रेशर। यानी कि अकबर ने क्या कहा था, एक स्वतंत्रता दी थी लड़कियों को कि अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं विदाउट किसी पेरेंट्स के दबाव के। तो ये दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, दोनों स्टेटमेंट ही यहाँ पे करेक्ट हैं। तो कोड चूज करते हैं। कोड ए में दिया गया ओनली 1 इज करेक्ट, कोड बी है ओनली 2 इज करेक्ट, कोड सी है बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, एंड कोड डी दिया गया ऑप्शन नाइदर 1 नॉर 2। तो यानी ऑप्शन दोनों ही सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2 इज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट इंडिया आइडिया समिट, इंडिया आइडियाज समिट 2020 इज करेक्ट? यानी कि 2020 जो समिट होती इंडिया आइडिया समिट, वो उसके संबंध में उससे रिलेशन में क्या चीज़ सही है? तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल वर्चुअली ऑन 22 ऑफ जुलाई 2020। यानी कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने 2020 में जुलाई में, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। फिर इसके क्या दिया है, द थीम ऑफ समिट वाज एम्पावरिंग इंडिया। तो थीम जो एम्पावरिंग इंडिया नहीं थी, क्या थी? बिल्डिंग बैक बेटर। तो अब सेकेंड स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन ए है 1 ओनली, ऑप्शन बी है 2 ओनली, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2, एंड ऑप्शन डी है आपका नाइदर 1 नॉर 2। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस, यानी कि ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मैच दिया गया है, ऑफिसर्स दिए गए हैं और उनका असाइन ड्यूटी दी गई है, ठीक है। तो दीवान तान ये क्या है, तो इनका काम क्या होता था? लुक आफ्टर द जागीर एंड सैलरीज। इनका जो काम क्या होता था? लुक आफ्टर जागीर एंड सैलरीज। तो ये देखिए एलिमिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अगर एक भी कोई आपको मालूम होगा तो आपका राइट हो जाएगा। तो जैसे आपको ना ये भी अगर याद ना हो तो क्या याद हो सकता है? मुंसिफ, मुंसिफ याद रहता है। मुंशी काम क्या होता है? ऑफिस का जो लुक आफ्टर करता है, क्या ऑफिस देखता है, यानी कि सी का 1। तो उससे भी आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। और ए का क्या है? दीवान तान, ऑप्शन ए का मतलब 3। तो यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? देखिए पहले ए में कौन सा 3 में, तो एक ही ऑप्शन है आपका। तो ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू होंगे क्वेश्चन। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही मिलेगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी कि अब क्या बचा? मुस्तरफी, मुस्तरफी कहाँ पे होगा? एग्जामाइन द इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट्स एंड वाकिया निवेश। वाकिया निवेश क्या देखते हैं? मेंटेन द प्रॉपर लिस्ट ऑफ मेन इवेंट्स, जो भी होने वाले होंगे उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ऑन 29 ऑफ जुलाई टू एस्टेब्लिश द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर अप्रूव बनाई जा रही है, इस्टेब्लिश करी जा रही है? तो ऑप्शन ए दिया है कानपुर, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी क्या है आपका? प्रयागराज। तो यार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि कौन सा इसमें सही मैच नहीं है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिया गया शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये क्या है? करेक्ट है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब जो कहाँ से बिलोंग कर? दौलताबाद, ये भी करेक्ट है आपका। शेख मोहम्मद हुसैनी कहाँ से? गुलबर्गा से, यानी ये भी क्या है? करेक्ट है। और शेख निज़ामुद्दीन औलिया मुल्तान से। तो मुल्तान से नहीं करते, कहाँ से करते हैं? बदायूं से। बदायूं कहाँ पर है? यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41,
Indian Minister of Youth Affairs and Sport announced 25th July 2020 that is the 2021 फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स विल बी होस्टेड, यानी किसके द्वारा किया जाएगा, खेला जाएगा। तो ऑप्शन आपका दिया, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन सी है आपका कर्नाटका, एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो यार ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी हरियाणा में, वो कहाँ पर, पंचकुला हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42nd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल पीरियड कैनाल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय रिस्टोरिंग द राजबाव ऑफ फिरोज शाह, यानी कि कौन सी ऐसे मुगल पीरियड में कौन सी जो नहर थी जिसको कंस्ट्रक्शन कराया गया था, तो वो कौन रिस्टोर किया गया था, यानी कि उसको रिजर्वनेट कराया गया था। तो ऑप्शन ए दिया है शेखुनी शेखुनूनी, साब नहर, नहर बिस्ती और नहर आगरा। तो यार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि साहब नहर जो थी उसको रीजनरेट कराया गया था या रिकंस्ट्रक्शन को रिस्टोर किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन काउंसिल फुटबॉल क्लब became the country's first ever football club to feature as Nasdaq billboard in New York Times Square on 29th of July 2020, यानी कि कौन सा इंडियन फुटबॉल क्लब है जो कंट्री का पहला फुटबॉल क्लब है जिसको नॉसडैक बिलबोर्ड में न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर में दिखाया गया, फीचर किया गया था। ऑप्शन आपका दिया है ईस्ट बंगाल क्लब, ऑप्शन सी दिया है चर्चिल ब्रदर्स, ऑप्शन सी दिया है मोहन बागान, ऑप्शन डी है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। तो यार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु जो मोहन बागान क्लब क्या है, कोलकाता बेस्ड है। तो कब बना था यह, ओल्डेस्ट क्लब फुटबॉल क्लब इंडिया का 1889 में। ठीक है, कब बना था ये आपका, ओल्डेस्ट फुटबॉल क्लब है आपका, और 1889 के आसपास बना था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44th क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक किताब नौरस, यानी कि जो किताबुल और नौरस जो बुक है नाम की, वो किसने लिखी थी आपकी। ठीक है, किताबुल नौरस जो बुक है किसने लिखी थी। ऑप्शन आपका दिया है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है अली आदिल शाह सेकंड, ऑप्शन सी है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन डी है अकबर सेकंड। तो कि ये किताब नौरस किसने लिखी थी, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड ने। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट किसान रेल ऑफ इंडिया स्टार्टेड इट्स जर्नी, यानी कि पहली जो किसान रेल थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, 8 अगस्त 2020 से। ऑप्शन आपका दिया है गाजियाबाद एंड हावड़ा, ऑप्शन बी है देवलाली महाराष्ट्र टू एंड दानापुर बिहार, ऑप्शन सी है नासिक एंड न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है नासिक एंड अहमदाबाद। तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर, यानी कि अहमदाबाद से महाराष्ट्र से कहाँ गई थी, देवलाली से दानापुर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपका 45 था ये आपका, और ये आपका 46। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी अ मेजर सोलर पावर प्लांट वाज स्टेब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद द फ्रांस, यानी फ्रांस के कोलैबोरेशन से मेजर सोलर पावर प्लांट यूपी में बनाया गया। तो यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया। ऑप्शन आपका दिया है आगरा, ऑप्शन बी है बलिया, ऑप्शन सी है देवरिया, ऑप्शन डी है आपका मिर्जापुर। तो कौन सा आपका ऑप्शन है, ऑप्शन डी, यानी कि मिर्जापुर में जो है यूपी का मेजर सोलर पावर प्लांट बनाया गया विद द कोलैबोरेशन ऑफ फ्रांस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ईस्ट एशिया समिट 2020, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। कहाँ पर हुई थी आपकी, वियतनाम में हुई थी 2020 में। G20 2019 कहाँ पर, ओसाका, सही है। ओसाका कहाँ पर है आपका, ये जापान में है। ठीक है, G7 समिट 2019 कहाँ हुई थी, विजारेट में, ये भी सही है आपको, बाकी सही है। तो ऑप्शन क्या है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। और ये याद रखिएगा जो 2020 में जो ईस्ट एशिया समिट
कहने का मतलब हमारे कंबोडिया में कहाँ पर हो रही है, कंबोडिया में होगी। और G20 की समिट जो हुई है 2021, 20 और 21, 22 और 23 में होगी। कहाँ पर, इटली में पहले हुई, फिर आई, और फिर इटली के बाद इंडोनेशिया में होगी 22 में, फिर इसके बाद 23 में कहाँ पर, इंडिया में। तो इसको क्या बोला जाता है, G20 ट्राइका, यानी कि 3 आई है, ट्राई आई यानी ट्राइका बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और G7 की जो 2022 की मीटिंग हुई कहाँ पर हुई आपकी, ये जर्मनी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 48 पर। हाउ मैनी मोर रामसर साइट्स वर एडेड टू द उत्तर प्रदेश इन जनवरी 2020, यानी जनवरी 2020 में कितनी और जो है रामसर साइट्स को ऐड किया गया यूपी में। तो ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है आपका 9, ऑप्शन डी है आपका 12। तो ऑप्शन अब क्या है आपका, बी इज द राइट आंसर। टोटल यूपी में कितनी थी, 10 रामसर साइट हैं यूपी में। और अब लेकिन कितनी हो गई टोटल इंडिया में, कितनी हो गई हैं, टोटल 75 है इंडिया में। आगे देखेंगे, इसका भी हम एक वीडियो अलग से लेके आएंगे आपके लिए, जिससे आप पूरी तरह से कवर करेंगे, जिसमें 75 भी कवर की जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट एवर ई लोक अदालत वाज स्टार्टेड, यानी कि इंडिया में पहली बार ई लोक अदालत कहाँ पर शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड के समय पर। ऑप्शन ए दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है आपका बिहार। तो ऑप्शन ये कहाँ पर पहली ई लोक अदालत शुरू हुई थी आपकी, छत्तीसगढ़ में, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है 50 आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट द नेटिव ऑफ अंडमान निकोबार, यानी कि कौन सी ट्राइब है जो अंडमान निकोबार में नेटिव है, नहीं है, यानी कि नहीं पाती है। तो ऑप्शन ए दिया है हालचू, ऑप्शन बी है रेंगमा, ऑप्शन सी है ओंग, ऑप्शन डी है आपका सेम्पेन। तो यार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। तो जो रेंगमा ट्राइब है, रेंगमा हिल्स कहाँ पर पाई जाती है, आपको याद होगा हमने बताया था। रेंगमा हिल्स जो पाई जाती है कहाँ पर, आसाम एंड नागालैंड के बॉर्डर पर पाई जाती है। तो जब रेंगमा हिल्स जो है, नाम किसकी वजह से पड़ा है, रेंगमा ट्राइब की वजह से। तो रेंगमा जो ट्राइब है वो कहाँ पाई जाएगी, आसाम और नागालैंड में। लेकिन इसलिए कहाँ पर नहीं पाई जाती, यानी कि यहाँ पर जो और भी अंडमान में ट्राइब्स पाई जाती हैं, 6 ट्राइब्स जनरली, हलाचू हो गया, ओंग हो गया, सैम्पेन हो गया, ग्रेट निकोबारी हो गया आपका, ग्रेट निकोबारी, सेंटलीज हो गया, ठीक है। और ये सब जो ट्राइब्स होंगी वो कहाँ पाई जाती हैं, अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। एंड थैंक यू आज के लिए आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आप लोग जो भी कमेंट जरूर किया करिए, और खुद से जो भी आपका स्कोर बनता है वो स्कोर को भी आप जरूर लिखा करें, जिससे आपको भी वो पता होगा कि आप कितने सब सही कर पा रहे हैं और कितने गड़बड़ हो रहे हैं आपके, तो जिससे आप लोग भी इम्प्रूव कर सकेंगे। और अगर कोई सजेशंस हो तो ज़रूर आप इसमें लिखा करिए। एंड थैंक यू अगेन, थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर चैनल, एंड वेलकम टू अगेन एंड अगेन स्टडी विथ